हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। लाइन बाय लाइन चैप्टर को रीड करेंगे और स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। इंडिया वॉज बोर्न एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट इन अ वेरी ट्राइंग and challenging international context. The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction. Yet another attempt to establish an international body was underway, and many new countries were emerging as a result of collapse of colonialism. तो ये उस टाइम का इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट बता रहा था या बता रहा है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब आसपास की दुनिया में क्या चल रहा था। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कब हुई थी? 1939 में, जब जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेड किया था। और ख़त्म कब हुई थी? जब यूएसए ने न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे। इज दैट क्लियर? तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी, पहला कंटेक्स्ट। और रिकंस्ट्रक्शन के अटैम्प्ट चल रहे थे। जब वर्ल्ड वॉर होती है तो इकॉनमी र्यून हो जाती है। क्यों? सारे रिसोर्सेज तो वेपन खरीदने में, वॉर लड़ने में लग जाती हैं, तो बाकी चीज़ों के लिए रिसोर्सेज नहीं बचती और इकॉनमी ग्रो नहीं कर पाती, तो इकॉनमी रून हो जाती है। तो अब बाकी देश अपनी इकॉनमी को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ये सेकंड कंटेक्स्ट था। थर्ड था इंटरनेशनल बॉडी को इस्टेब्लिश करने की कोशिशें चल रही थी। इंटरनेशनल बॉडी क्या? लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अब जिस इंटरनेशनल बॉडी को इस्टेब्लिश करने की कोशिशें चल रही थी वो थी यूएन, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड और फोर्थ था ये डीकोलोनाइजेशन। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इस हालात में ही नहीं थी कि वो अपनी कॉलोनीज़ को और होल्ड कर पाए। प्लस इन कॉलोनीज़ के अंदर, जैसे इंडिया और बाकी कॉलोनीज़ के अंदर अफ्रीका की, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी कि लड़े हम, भुगते हम, और आप हम पे कब्जा करो और हमारे रिसोर्सेज ले जाओ, अब हमें आपका रूल नहीं चाहिए। फोर्थ ये था। ठीक है, और फिफ्थ था कि जो नेशंस एमर्ज हो रहे थे वो अपने न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के अंदर वेलफेयर और डेमोक्रेसी लाने के ट्विन चैलेंजेस से फेस कर रहे थे। 5 कंटेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है। पहला क्या, एक साथ ही कनेक्टेड है पांचों। पहला क्या? वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। ठीक है, पहला कंटेक्स्ट। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इकॉनमी रून होगी, जो कंट्रीज लड़ रही थी। इकॉनमी रून होगी तो वो पावरफुल नहीं बची, जिसकी वजह से जो उनकी कॉलोनीज थी वो इंडिपेंडेंट होने लगी। थर्ड, अब जो कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होने लगी उनको 2 चैलेंजेस आए जो हमने देखे थे, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना और सबके वेलफेयर के लिए काम करना। फिफ्थ, दोबारा वर्ल्ड वॉर ना हो तो एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाने की बात की गई, जिसका नाम रखा था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्री इंडियाज फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्टेड ऑल दिस कंसर्न इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि इंडिया भी इसी दौरान 1947 में आज़ाद हुआ। जो फ्री इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया हैड इट्स ओन शेयर ऑफ कंसर्न्स। ये जो 5 फैक्टर देखे हमने तो एक ग्लोबल लेवल पे थे, ये सारी कंट्रीज फेस कर रही थी। मगर इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो सिर्फ इंडिया के लोग फेस कर रहे थे, जो इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स थे। और वो देखते हैं। The British government left behind the legacy of many international disputes. Partition created its own pressure and the task of poverty alleviation was already waiting. हमारे 3 अलग से कंटेक्स्ट थे, 4-5 ये हो गए, 3 अलग से। पहला, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे देश में आई तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इंडिया के रिलेशन उसके आसपास के पड़ोसियों के साथ खराब हो रहे हैं। उन्होंने देखा कि हम कैसे इन देशों को इन्वेड करें और इनके भी रिसोर्सेज लें। इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है बर्मा का, नेपाल का, ठीक है, और अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान को रिसोर्सेज की वजह से इन्वेड नहीं किया था तीनों बारी। अफगानिस्तान को इसलिए इन्वेड करते थे बारी बारी ताकि अफगानिस्तान एक बफर जोन रहे इंडिया और रशिया के बीच में, कि अगर रशिया सेंट्रल एशिया में इन्वेड करता है तो अफगानिस्तान तक ही इन्वेड करे, उसके आगे इंडिया तक ना आए। ठीक है, मगर बर्मा को स्पेसिफिकली इसलिए इन्वेड करते थे ये, ताकि बर्मा के जो रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, उसको अपने हथिया सके। ठीक है, इसी वजह से इंडो चाइना डिस्प्यूट भी हुआ था, क्योंकि चाइना भी ओपीएम प्रोड्यूस करता था, हम भी ओपीएम प्रोड्यूस करते थे, तो दोनों के बीच में दिक्कतें रही। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने देखा जो 1962 की वॉर हुई
चाइना ने एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि जो बॉर्डर्स ब्रिटिशर्स बना के गए हैं वो असली बॉर्डर्स हैं। समझ गए? तो वही है पहला पॉइंट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स तो वो खुद करके गए, छोड़ किसके ऊपर गए? हमारे कंधे के ऊपर, कि अब तुम लड़ते रहो। सेकेंड, पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर्स। अब पार्टीशन की वजह से मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो रिफ्यूजी बन के आए थे वो अपनी कई महीने या फिर साल रिफ्यूजी कैंप्स में ही रहे। और थर्ड था पॉवर्टी एलिवेशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। मैंने आपको बताया कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। एग्रीकल्चर में एंगेज थी तो ब्रिटिशर्स ने उन पर इतना प्रेशर डाला कि वो डेट सर्कल के अंदर फंस गए, डेट क्राइसिस में फंस गए। तो जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहला जो टास्क था वो इन गरीबों के लिए काम करना था। समझ गए? इन लेबरर्स के लिए काम करना था, इन वर्कर्स के लिए काम करना था जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का ब्रांड सहा है। ठीक है? दिस वॉज द ओवरऑल कंटेक्स्ट इन विच इंडिया स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड अफेयर्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। अब ये कंटेक्स्ट थे 5 इंटरनेशनल और 3 नेशनल, हमारे स्पेसिफिक नेशनल कंटेक्स्ट, जिसके भीतर, जिसके अंदर रह के इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी की नई गाइडलाइंस प्रिपेयर कर रहा था, फिर नए रिलेशंस बना रहा था। फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही है। इसके बाद, एज अ नेशन born in the backdrop of the world war, India decided to conduct its foreign policy with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. This aim finds an echo in the directive principles of state policy. कह रहा है कि जो इंडिया आज़ाद हुआ ये वर्ल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में आज़ाद हुआ। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1939 से 45, 6 साल तक जो वर्ल्ड वॉर चली, तो सारे नेशन डर गए थे कि नहीं भाई अब और वॉर नहीं लड़ेंगे, इससे तो इकॉनमी भी जाती है, इससे हमारे लोग भी मरते हैं, हमारे रिसोर्सेज भी जाती है, डेवलपमेंट भी जाती है, तो वॉर बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। इंडिया ने भी ये चीज़ें समझ ली थी क्योंकि ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे आधे से ज़्यादा तो इंडियन से, आधे से ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा लेवल पे इंडियन ट्रूप्स गए थे। तो इंडिया ने भी बात समझ ली थी कि हमें जो अपने इंटरनेशनल रिलेशन कंडक्ट करने हैं वो दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को, दूसरे देशों के बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करके करने हैं, दूसरे देशों की जो इंटरनल मैटर्स है उसमें दखल अंदाजी नहीं देनी, हमें सिर्फ उनसे फॉर्मल रिलेशन रखने हैं। समझ गए? ना उनके इंटरनल मैटर में घुसना जैसे ब्रिटिशर्स घुसते थे, ना उनको इन्वेड करना, उनके बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करना। पहला पॉइंट ये था। और हमारी सिक्योरिटी तब होगी जब शांति होगी, अमन होगा। ठीक है? अगर चारों के पास वेपन होंगे तो शांति अमन नहीं रहेगा। हमें चाहिए शांति अमन। शांति अमन रहेगी तो कोई किसी पे हमला नहीं करेगा और पीस रहेगा। ठीक है? ये बहुत आइडियलिस्टिक इंटरनेशनल रिलेशन का व्यू पॉइंट है। एक होता है रियलिस्ट, जो कहते हैं कि अमन शांति तब रहेगा जब सबके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, तो कोई किसी पे हमला ही नहीं करेगा। क्यों? अगर कोई किसी पे हमला करेगा वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देगा। तो ये रियलिस्ट व्यू है, ये आइडियलिस्टिक व्यू है। कि लिबरलिस्ट व्यू कहते हैं इसको, जहाँ तक मुझे याद है, लिबरलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात मानोगे पीस रहेगा, किसी के पास वेपन ही नहीं रहेंगे, या फिर वेपन रहेंगे तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रहेंगे, तो पीस रहेगा। ठीक है? आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और ये चीज़ें हमारे DPSP के अंदर भी हैं, लिखी हुई हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगले पेज में दे रखा है, वो वहाँ पढ़ेंगे। What does independence consist of? It consists of fundamentally and basically a foreign relation that is the test of independence. All else is local autonomy. Once foreign relations go out of your hands into the charge of somebody else, to that extent and in that manner measure you are not independent. नेहरू जी कहना चाह रहे हैं 1947 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में कि आज़ादी होती क्या है। आज़ादी ये है कि जो आपके फॉरेन रिलेशन है वो आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, बाकी सब तो लोकल ऑटोनॉमी है, मतलब लोकल पावर है आपकी। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप खुद की बात खुद रख पा रहे हो और आपकी बात कोई और नहीं रख रहा, या फिर आप खुद की बात खुद कंडक्ट कर पा रहे हो, कोई और नहीं कंडक्ट कर रहा, तो आप आज़ाद हो, वरना आप आज़ाद नहीं हो। तो इस कंटेक्स्ट में 1984 या 1986 तक ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरन कंट्री था, मगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बोलेंगे इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल रिलेशन थे वो कंडक्ट कौन करता था? ब्रिटेन कंडक्ट करता था। 1986 के बाद बिल्कुल ही उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया। ठीक है? इस कंटेक्स्ट में जो नेहरू जी कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग।
Just as both internal and external factors guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation. ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल फैक्टर जो हमारे देश की स्थिति है वो भी हमारे डिक्टेट करती है कि हम फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाएंगे, और जो एक्सटर्नल रिलेशन है वो भी डिक्टेट करते हैं. अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ. अगर हमारे देश के लोग, मेजॉरिटी ऑफ द लोग, 100 करोड़ लोग मान लो, चाहें कि पाकिस्तान के ऊपर हमें अटैक करना है और पाकिस्तान को कब्जा करना है, तो अटैक होके ही रहेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पब्लिक का प्रेशर इतना होगा कि अटैक करो अटैक करो अटैक करो और पाकिस्तान को कब्जाओ. ये हो गया इंटरनल फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में अगर मान लो चाइना किसी से लड़ रहा है, यूएसए किसी से लड़ रहा है, रशिया किसी से लड़ रहा है, और ऊपर से पाकिस्तान हम पे थोड़ा सा एक आधा अटैक कर दे अगर गलती से, छोटा मोटा, तो फिर इंटरनेशनल फैक्टर ही कहेगा कि सब लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ो और पाकिस्तान को कब्जा लो. समझ गए? तो डोमेस्टिक फैक्टर और इंटरनेशनल फैक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि कोई देश अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे करेगा. ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूँ. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एनवायरमेंट और फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को. द डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑफ एफिशिएंटली एडवोकेट द कंसर्न्स इन द नेशनल सिस्टम. कह रहा है कि जो देश गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद से कंडक्ट कर पाएँ. क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने के लिए आपको मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, रिसोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए. तभी तो आप इंटरनेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस पर अपनी बात रख पाओगे. तभी तो सैंक्शंस लगाते यूएसए, क्योंकि उसके पास ये तीनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है. उसे पता है कोई और देश उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता. ठीक है, तो जो इन डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज ही नहीं थी कि अपने इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर ध्यान दे, ये अपनी डोमेस्टिक सिस्टम में ही एंगेज रहते थे, तो इंटरनेशनल लेवल पे ध्यान देने के लिए इनके पास रिसोर्सेज ही नहीं थे. सो दे परस्यू मोर मॉडेस्ट गोल देन द एडवांस स्टेट्स. दे फोकस मोर ऑन पीस एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड. तो कह रहा है कि ये यादा फिर आक्रामक देश नहीं रहते थे, ये अपने पे ध्यान देते थे, मॉडेस्ट रहते थे, सबके साथ पीस बना के रखते थे, और ये डेवलपमेंट और अपने नेबरहुड पे ध्यान देते थे. ये ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की नहीं सोचते थे. जैसे यूएस से सोचते हैं कि सबको आज़ादी दिलवाऊंगा, सबको फ्रीडम दिलवाऊंगा, ये वैसे नहीं सोचते थे. ये सोचते थे बस हमारे नेबरहुड में अमन शांति रहे, ये हमारे लिए काफ़ी है, और कोई हम पे हमला ना करे बस. मोरओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट्स ओकेजनली इन्फ्लुएंस देयर फॉरेन पॉलिसी. अब ये गरीब है, इनके पास पावरफुल नहीं है, तो इनका ना कोई पैटर्न होता है, इनका कोई बड़ी स्टेट ना इनकी हेल्प करता है, जिनको ये रिसोर्सेज देते हैं, जो इनके बदले में हेल्प करते हैं. मगर जब वो बड़ी स्टेट्स किसी के साथ लड़ाई में जाते हैं ना, तो उसकी वजह से इनको भी जाना पड़ता है. समझ गए? तो मोर ओवर देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन मोर पावरफुल स्टेट्स ओकेजनली इन्फ्लुएंस देयर फॉरेन पॉलिसी. अब वो इनकी जो स्टेट, बड़ी स्टेट इनकी सपोर्ट कर रही है, अगर वो मान लो किसी से लड़ाई में चली जाए, तो ये भी उस जिसके अगेंस्ट वो लड़ाई में गई है, तो उसको बड़े ऐसे गंदे नज़रिए से देखते हैं कि तू तो हमारी स्टेट पे हमला कर दिया, हम तेरे से बात नहीं करेंगे या फिर तेरे साथ रिलेशंस कंडक्ट नहीं कराएंगे, ऐसा टाइप्स का. इन दी पीरियड immediately after the Second World War, many developing countries chose to support the foreign policy preference of the powerful countries who were giving them aid or credits. अब 1945 के बाद 1991 तक का पीरियड था कोल्ड वॉर. सारे देश या तो इस ब्लॉक में, ईस्ट ब्लॉक में, या फिर ईस्ट ब्लॉक में, या फिर वेस्ट ब्लॉक में डिवाइड हो गए थे. अब जिस कंट्री को जौन से ब्लॉक की कंट्रीज एड देती थी, वेपन देते थे, रिसोर्सेज देती थी, ये उनकी तरफ अलाइंड हो जाते थे. एज सिंपल एज दैट. जिसकी वजह से वो दो क्लियर कैंप में हमारे देश बट गए. एक यूएसए वाला ब्लॉक हो गया और एक हो गया सोवियत यूनियन वाला ब्लॉक. अब इसके बीच में जो अलग ब्लॉक आया, जिसको हमने क्रिएट किया था, उसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट. यानी जो इधर भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, उधर भी ज्वाइन नहीं करना चाहता, वो हमारे साथ आ जाओ, बीच वाले. ठीक है. हाउएवर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर चेंज द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंटायरली. एग्जैक्टली. पहले दो ब्लॉक्स, मतलब दो पावरफुल नेशन थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर. यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ 25 दिसंबर 1991 को, तब एक ही सोल पावर रह गया था 10-15 साल तक, उसका नाम था यूएसए. फिर धीरे धीरे करके रशिया ने अपना वापस पावर को ग्रैब किया, चाइना धीरे धीरे राइज हुआ, और धीरे धीरे बाकी देश भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना के, जैसे आसियान बना के या फिर ईयू बना के राइज होने लगे. मगर उस 10-15 साल तक ये जो पूरा सिस्टम था, ये यूएस डोमिनेटेड था. ठीक है.
But when India achieved its freedom and started framing its foreign policy, the Cold War was just beginning and the world was getting divided into these two camps. तो कह रहा है कि मगर 1945 के बाद, जब 2 साल बाद 1947 में हम आज़ाद हुए, तब दुनिया बंटना शुरू हुई थी, तब दो कैंप्स में डिवाइड होना शुरू हुई थी, एक था यूएसए वाला और एक सोशलिस्ट कैंप का। क्या इंडिया ने दो कैंप्स में से किसी को ज्वाइन किया? नहीं किया। Was it successful in conducting its foreign policy peacefully and avoiding international conflicts? कह सकते हैं, मगर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे 1962, 65, 71 वाला तो हमें लड़ना ही पड़ा था। मगर जो इंटरनेशनल ब्लॉक वाली लड़ाइयाँ होती थी कि हमारा मालिक जा रहा है तो हम भी लड़ेंगे, वो वाली लड़ाई में हम नहीं एंगेज हुए कभी, ये अच्छी चीज़ थी। अब आ जाओ वो डीपीएसपी वाला। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आर्टिकल 35 से आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। इन 16 आर्टिकल्स में, 15-16 आर्टिकल्स के अंदर क्या है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है कि स्टेट को कैसे चलना चाहिए या स्टेट को कैसे अपने पॉलिसीज़ को मेंटेन करना चाहिए, मगर ये एनफोर्सिंग नहीं है, ये सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। अब इनके अंदर है क्या? आर्टिकल 51 डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। ये आर्टिकल है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल है? इंटरनेशनल पीस, अमन और सिक्योरिटी के ऊपर। और इसके अंदर है क्या कि हम इंटरनेशनल और पीस सिक्योरिटी, वही ये तो सेम है, देखो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अमन और शांति कायम रखेंगे और बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। पहला, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, कि हम हर देश के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे और जस्ट रिलेशन, कि अगर आप इस टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो तो हम आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि अफगानिस्तान में इनकी गवर्नमेंट है, चाइना में इनकी गवर्नमेंट है, और हम आपके साथ ऑनरेबल और अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, हम इंटरनेशनल लेवल के लॉज का सम्मान करेंगे और जो भी ट्रीटीज़ होंगे उसका पालन करेंगे। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स कलेश होंगे उसको हम प्यार से डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल अमन शांति कायम करने की कोशिश करेंगे, हर देश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, इंटरनेशनल लॉ फॉलो करेंगे और हर एक डिस्प्यूट को अमन शांति से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाउ वेल डिड द इंडियन स्टेट लिव अप टू दीज प्रिंसिपल्स in the first 2 decades after independence? You may come back to this question after reading the chapter. कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप चैप्टर पढ़ने के बाद ही दे पाओगे। पढ़ लेते हैं चैप्टर, कोई बात नहीं। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट मतलब किसी के साथ जुड़ना। जुड़ना किसके साथ था? 2 ब्लॉक्स थे, एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक था सोशलिस्ट ब्लॉक। नॉन अलाइनमेंट मतलब हम इन दोनों ब्लॉक्स के साथ नहीं जुड़े, हमने खुद का ही ब्लॉक क्रिएट कर दिया जिसका नाम हमने रखा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, हमारी आज़ादी का जो मूवमेंट था वो आइसोलेटेड नहीं था, वो हम तक ही सीमित नहीं था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। कह रहा है कि हमारा देश का जो आज़ादी का मूवमेंट था वो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट में से एक जुड़ा हुआ मूवमेंट था। अब अफ्रीका में भी मूवमेंट चल रहा है, साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए तो वो भी है, हमारे देश में चल रहा है, ठीक है। बर्मा में चल रहा है, बर्मा तो उस टाइम पे चलो हमारे साथ ही जुड़ गया था जैसे तैसे। म्यांमार वगैरह में, साउथ ईस्ट एशिया में चल रहा है, इंडोनेशिया वगैरह में, और क्या कहते हैं जापान तो हमारे साथ दे रहा था, जापान में ऐसा नहीं था, सॉरी। तो ऐसे अलग अलग पार्ट ऑफ दी कॉन्टिनेंट्स में ऐसे मूवमेंट चल रहे थे, तो हमारा मूवमेंट वॉज वन ऑफ देम। और इन सब मूवमेंट के बीच में जो अलग अलग देश में थे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि हमारी आज़ादी का मूवमेंट सिर्फ हमारे देश तक लिमिटेड था, ये सारे मूवमेंट्स का सिर्फ एक पार्ट था, ठीक है, जो थ्रू आउट द कंट्री या वर्ल्ड चल रहे थे। इट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस देयर वर कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द नेशनल लीडर्स ऑफ इंडिया एंड दोज ऑफ अदर कॉलोनीज यूनाइटेड एज दे वर इन देयर कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले हमारे जो लीडर्स थे या फिर हमारे जो लोग थे उनके बाकी जो देश हैं जो गुलाम हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन था। क्यों था?
क्योंकि उनके ऊपर भी राज है, हमारे ऊपर भी राज है, उनके ऊपर शायद किसी और का राज हो, हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज है। तो हम दोनों मिलके ये चाहते थे, ये देश वाले और हमारे देश वाले, कि हम हमारे ऊपर से कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म को हटा दें और अपनी गवर्नमेंट खुद इस्टेब्लिश करें। इसका एग्जाम्पल है इंडियन नेशनल आर्मी की क्रिएशन बाय नेताजी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द क्लियर मैनिफेस्टेशन। अब नेताजी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए पहले रशिया गए, फिर जर्मनी गए, फिर जापान में जाके उन्होंने अपनी आईएनए खड़ी कर दी। तो ये दिखाता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हमारा साथ देना चाहते थे। तो हम कैसे कह दें कि हमारी आज़ादी का मूवमेंट सिर्फ हमारे देश तक लिमिटेड है। इज दैट क्लियर? ऑफ द लिंकेजेस एस्टैब्लिश बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। समझा दिया मैंने। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरप्ले ऑफ डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर से मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर से मिलकर बनती है, अलग अलग नहीं चल के बनती। Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. अब जिन आइडियल्स के ऊपर हमने आज़ादी पाई, अमन, शांति, स्वराज, अहिंसा वगैरह वगैरह, यही आइडियल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे डीपीएसपी में गए। अगर आप ये 4 पॉइंट अच्छे से समझते हो तो आप जान पाओगे कि कैसे चारों पॉइंट्स अहिंसा, कोऑपरेशन से मिलके बने हुए हैं, जो गांधी जी की फ़िलॉसफी है। तो जो फिलॉसफी हमने इंडिपेंडेंस के टाइम अपनाई थी, वही फिलॉसफी हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनी पॉलिसीज़ में अपना ली। ठीक है। बट इंडियाज अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस coincided with the beginning of Cold War, a period which was marked by the political, economic and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR. The same period also witnessed developments like the establishment of the UN, the creation of nuclear weapons, the emergence of। ठीक है, कह रहा है कि मगर जिस टाइम पे हम आज़ाद हुए उसी टाइम पे ये कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ। दुनिया जहाँ के जो देश थे वो बंटने लग गए, और इसी टाइम पे और क्या चीज़ें हुई, यूएन डेवलप होने लगा, न्यूक्लियर वेपन बनने लगे। 1964 में चाइना ने बना लिया था। एमरजेंस ऑफ कम्युनिस्ट चाइना, चाइना कम्युनिस्ट बन गया था, हाँ, माओ जेडोंग के अंदर। एंड द बिगनिंग ऑफ डीकोलोनाइजेशन, और देश धीरे धीरे करके आज़ाद होने लगे थे अफ्रीका के। सो इंडियाज लीडरशिप हैड टू परस्यू इट्स नेशनल इंटरेस्ट विद इन द प्रिवेलिंग इंटरनेशनल कंटेक्स्ट। तो कह रहा है कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जाके डेवलप करने थे। न्यूक्लियर वेपन, कम्युनिस्ट चाइना, कोल्ड वॉर, क्रिएशन ऑफ यूएन, ये इंटरनेशनल। डोमेस्टिक पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, रिफ्यूजी क्राइसिस, पावर्टी, डेमोक्रेसी, वेलफेयर, ये ठीक है। अब नेहरू यहाँ पे कुछ दे रखा था। इट्स द 4th चैप्टर एंड इट्स नेहरू वंस अगेन, वॉज ही अ सुपरमैन और वॉट, और हैज़ हिज रोल बीन ग्लोरीफाइड। ये तो डिबेटेबल है, इसके ऊपर तो बात ही नहीं करते, छोड़ो। नेहरूज रोल, अब नेहरू जी का रोल क्या था फॉरेन पॉलिसी में? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, ठीक है। ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, तो वो बताने वाली बात ही नहीं। नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 से 51 तक इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, और 52 से लेके 64 तक अंटिल हिज डेथ ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन एज ऑफ नाउ। प्लस वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो वो देश भी संभालते थे और हमारे एक्सटर्नल रिलेशन भी संभालते थे। तो उनका इन्फ्लुएंस जो था हमारी फॉरेन पॉलिसी बनाने में भी, बनाते कौन है? लेजिस्लेचर, प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, और एग्जीक्यूट कौन करता है? मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। तो वो बनाते भी थे और एग्जीक्यूट भी करते थे, इम्प्लीमेंट भी करते थे फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। याद बहुत ईजी हो जाएगा, 4664 डिजिट्स घुमा दिए, ठीक है। द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी वर टू, ये याद कर लो, What were the 3 major objectives of Nehru foreign policy? ऑब्जेक्टिव समझते हो कि नेहरू अपनी फॉरेन पॉलिसी से क्या चीज़ें अचीव करना चाहते थे? नेहरू अपनी फॉरेन पॉलिसी से क्या चीज़ें अचीव करना चाहते थे? पहला, कि जो हार्ड अर्न सोवरेनिटी है उसे बचाए रखो। सोवरेनिटी क्या होता है, ये चीज़ पता है? मैं समझाता हूँ।
सॉवरेनिटी इज बेसिकली एक मार्क टेरिटरी, मतलब इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम अरुणाचल प्रदेश तक, ये बॉर्डर्स हमारे मार्क्ड है। इन मार्क्ड बॉर्डर्स के अंदर जो कोई गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे देश की गवर्नमेंट कौन है, मोदी लेड गवर्नमेंट, अगर बिल्कुल खुला डिसीजन ले सके किसी के इन्फ्लुएंस में आए बिना, ठीक है, when any government ruling within a marked territory or a fixed territory can take any decision without any influence from the foreign country or external ministers या फिर affairs, ठीक है, external pressures, तो we call it sovereign। और आसान में समझाता हूँ, जब एक फिक्स टेरिटरी के अंदर कोई एक गवर्नमेंट बिना फॉरेन इन्फ्लुएंस और प्रेशर से कोई डिसीजन ले पाएगी तो उसे हम सॉवरन कहेंगे, ठीक है। सॉवरन मतलब इंटरनली फ्री, एज सिंपल एज दैट। पहला, अपनी हार्ड एंड सॉवरनिटी, हमने ये आज़ादी इंटरनली फ्री 200 साल की गुलामी के बाद पाई थी, तो हम कैसे भी करके ये सॉवरनिटी नहीं गंवाना चाहते थे, ये आज़ादी इंटरनली फ्रीडम नहीं गंवाना चाहते थे। पहला था टू प्रिजर्व दी हार्ड एंड सॉवरनिटी, ये CUET या बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, याद कर लेना। प्रिजर्व दी हार्ड एंड सॉवरनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। सेकेंड था कि जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, इसकी इंटीग्रिटी बनाए रखना, ठीक है, इसको इंटैक्ट रखना। और थर्ड है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हमारी सॉवरेनिटी, हम इंटरनल फ्रीडम कब तक रहेंगे, जब हमारे पास पैसा होगा। पैसा होगा तो सिर्फ वेपन लेंगे और अपना देश की डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ाएंगे और कोई देश हम पे हमला नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि डेटरेंस की वजह से, म्यूचुअल डेटरेंस की वजह से। पहला, अपनी सॉवरेनिटी, हार्ड एंड सॉवरेनिटी को बचाए रखना। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनाए रखना। तीसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना। नेहरू विश टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू दी स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब नेहरू जी को लगा कि अगर हम अलाइन होंगे यूएसए ब्लॉक के साथ तो हम यूएसएसआर के दुश्मन बन जाएंगे। मगर आर्टिकल 51 क्या कहता है कि किसी भी देश के साथ अनजस्ट या फिर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना और हर किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखने। अगर इधर जाएंगे तो उनके साथ रिलेशन खराब होंगे, तो अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो दोनों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, ठीक है। There were of course partisan groups in the country that believe India should be more friendly with the bloc led by the US। अब कुछ हमारे देश के अंदर थे जो कहते थे हमें यूएस की तरफ टिल्टेड होना चाहिए, ना कि बीच में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस प्रो डेमोक्रेसी था और ये लीडर्स थे डॉक्टर अंबेडकर। और कुछ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी वाले लोग थे जो कम्युनिज्म को हेट करते थे। ऐसे चलो समझाता हूँ। अब यूएस के ब्लॉक की खासियत क्या है? तो प्रो डेमोक्रेसी है, इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है, लिबर्टी देते हैं। तो इस चीज़ को कौन सपोर्ट करता था? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि हम यूएस ब्लॉक की तरफ टिल्टेड रहें या फिर ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि वो प्रो डेमोक्रेसी था। और कुछ लोग जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कम्युनिज्म को हेट करते थे, वो भी चाहते थे कि चलो इस आइडियोलॉजी को नहीं ज्वाइन करना तो यूएसए वाली कर लो, मगर इससे नहीं ज्वाइन करने देंगे हम। तो वो ठीक है। और इसके अंदर था भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी। भारतीय जनसंघ लेटर जाके क्या बनती है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और स्वतंत्रता पार्टी शायद अब डिसमेंटल हो गए। बट नेहरू पोजेस कंसिडरेबल लीवे इन फॉर्मुलेटिंग फॉरेन पॉलिसी। अगर नेहरू जी ने सोचा समझा, अपनी बात रखी, लो ये रखी थी बात। Our general policy is to avoid entanglement in power politics and not to join any group of powers as against any other group। ये कह रहे हैं कि अभी हमें किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहिए किसी ग्रुप के अगेंस्ट, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स है। The two leading groups today are the Russian bloc and the Anglo-American bloc. We must be friendly to both and yet not join either। ये कह रहे हैं हमें दोनों के साथ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए मगर किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। Both American and Russian are extraordinary and suspicious of each other। कह रहे हैं कि अमेरिकन और रशिया एक दूसरे के ऊपर बहुत सस्पिशियस हैं और उन कंट्रीज़ के ऊपर भी जो उनको ज्वाइन कर रही हैं। रशिया के साथ जो कंट्री ज्वाइन करेगी यूएसए, उसके ऊपर सस्पिशियस होगा। यूएसए के साथ जो कंट्री ज्वाइन करेगी रशिया, उसके ऊपर सस्पिशियस होगा। As well as of the other country. This makes our path difficult and we will be suspected by each of the leaning towards the other. This cannot be helped। कह रहे हैं कि अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें भी सस्पिशन से देखा जाएगा, तो रहने देते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब आता है डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स।
बता दिया, कंटेक्स्ट बता दिया, कौन लोग चाहते थे हम ज्वाइन करें, कौन चाहते थे नहीं ज्वाइन करें, वो बता दिया। अब हमने डिसाइड किया कि हम दोनों कैंप से दूरी बनाए रखेंगे, अच्छे रिलेशन दोनों से रखेंगे मगर दूरी बनाए रखेंगे। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions, and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. चलो समझाता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो पीसफुल वर्ल्ड का जो उसका ड्रीम था, हमारा जो ड्रीम था कि इस अमन शांति रहेगी तो दोबारा वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, इसे परस्यू करने के लिए हमने सोचा कि वाई टू ज्वाइन ईदर ऑफ द ब्लॉक्स, वाई टू ज्वाइन यूएस लेड ब्लॉक और वाई टू ज्वाइन सोवियत लेड ब्लॉक, वाई नॉट टू क्रिएट आवर ओन ब्लॉक, जिससे हमने नाम दिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और इससे क्या होगा कि इन दोनों की टेंशन्स को हम बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सीसॉ में नहीं होता कि ये वो ऊपर नीचे होता है, तो बीच में हम बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक तरफ ज़्यादा भारी हो गए तो लड़ाई होगी, पीस चली जाएगी। तो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं बीच में बैलेंस क्रिएट करने का, ठीक है। और क्या करते थे हम, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में अपनी ट्रूप्स को भेजते थे, अपने सोल्जर को भेजते थे। 1961 5 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे हमारे देश के ट्रूप्स गए कॉन्गो क्राइसिस में, और वहाँ जाके एक अकेले सैनिक ने 40 सैनिकों को ढेर कर दिया। 16 वर्सेस 90 का रेशो था, और हमारे एक सैनिक ने इतने सैनिक मार दिए। तो ये हमारे देश की पावर थी, और इसकी वजह से उन्हें परमवीर चक्र भी मिला, ठीक है। You might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War era. मैंने बता दिया, India wanted to keep away from military alliances led by US and Soviet Union against each other. इंडिया बेसिकली पीस भी क्रिएट करना चाहता था, और सेकंड पॉइंट इज कि इंडिया नहीं चाहता था कि वो किसी और देश या फिर यूएस लेड ब्लॉक का दुश्मन बने या फिर सोवियत लेड ब्लॉक का दुश्मन बने, ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएस लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, इसका नाम बहुत फेमस है, बहुत सुना होगा आपने कि यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था नेटो, मगर सोवियत ने फिर हमला कर दिया, और सोवियत ने क्या बनाया था, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। इंडिया, नेटो क्या है, नेटो जिस प्रिंसिपल पे चलता है दैट इज़ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि अगर हमारे देश में से जो हमारे नेशंस हैं इनमें से किसी एक पे भी हमला किया तो हम सारे मिलके आप पे हमला करेंगे, ठीक है। वन फॉर ऑल, एक नेशन हर एक के लिए खड़ा होगा, एंड ऑल फॉर वन, अगर उस एक नेशन पे हमला किया तो सारे उसके लिए खड़े होंगे, ठीक है। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। तो इसी को काउंटर करने के लिए सोवियत लेड ने भी सेम बनाया था, क्या था उसका नाम, वॉर्सो पैक्ट। इंडिया एडवोकेटेड नॉन अलाइनमेंट एज द आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। दिस वॉज अ डिफिकल्ट इन बैलेंसिंग एक्ट एंड समटाइम्स द बैलेंस डिड नॉट अपीयर परफेक्ट। अब इंडिया का काम क्या था कि बैलेंस करना, नैम का काम क्या था, इसको बैलेंस करना, कभी कभी बैलेंस नहीं होता था। क्यों, इसका एग्जांपल देखो, 19 याद कर लो, क्वेश्चन आएगा, आ जाएगा। 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के, ठीक है आओ समझाता हूँ इसको। 1956 में इजिप्ट ने कहा कि मेरे यहाँ से सुएज कैनाल जाती है और इस पर ट्रेड बहुत होता है, तो मेरे यहाँ से जाते हैं, मैं इसको नेशनलाइज क्यों नहीं कर सकता। नेशनलाइज कर दिया, जिसकी वजह से जितनी भी शिप्स थी उनको यहाँ पे बड़ा बड़ा टोल देना पड़ा। अब ब्रिटेन को और फ्रांस को भी शायद दिक्कत हो गई कि भाई हमारे गुड्स को तो इतना प्राइस पे भेजा जा रहा है, हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक कर दिया कि तूने नेशनलाइज कैसे किया। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि तुम ऐसे किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं कर सकते, बट दी सेम ईयर जब यूएसएसआर ने हंगरी को अटैक किया तो इंडिया ने कुछ नहीं बोला, समझ रहे हो। जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया 1956 में, तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे बोला कि ये बात गलत है और ये न्यू कॉलोनियल इन्वेजन है, तुम ऐसे किसी भी देश पे हमला नहीं कर सकते। मगर 1956 में ही जब यूएसएसआर ने हंगरी को अटैक किया था, रीज़न नहीं पता, पढ़ के बताऊंगा। 1956 में जब यूएसएसआर ने हंगरी पे अटैक किया तो इंडिया ने उसकी पब्लिकली कंडेमनेशन नहीं करी, ठीक है। तो ये बैलेंस कभी कभी नहीं होता था कि तुम इनकी क्रिटिसिज्म में आ रहे हो, उनकी क्रिटिसिज्म में नहीं आ रहे। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन, बाय एंड लार्ज इंडिया डिड टेक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज एंड कुड गेट एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। कह रहा है कि अगर ऐसे एक्सेप्शंस को हम छोड़ दें, तो ऐसी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंडिया को दोनों तरफ से एड मिलती थी और इंडिया बैलेंस बनाने में सक्षम था।
While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. लो, अभी नया नया नाम बना था तो इंडिया कन्विंस कर रहा था बाकी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों को कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो। इतने ही में पाकिस्तान जी, बड़े महान जी आते हैं और वो यूएस लेड ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं। अब यूएस को दिक्कत होती है कि अगर ये देश तुम्हारे साथ इंडिपेंडेंट हुआ, ये अगर हमें ज्वाइन कर सकता है तो तुम ज्वाइन नहीं कर रहे। ज्वाइन नहीं कर रहे दूर की बात है, तुम अपना अलग से ब्लॉक क्यों क्रिएट कर रहे हो। तो इसी वजह से आज तक भी यूएस से प्रो पाकिस्तान, अगर आपने ध्यान से देखा हो, प्रो इंडिया कभी नहीं हुआ यूएस से। हमारे साथ जो देश खड़ा था वो है सोवियत यूनियन। मैं मानता हूँ कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, फिर किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी गिव एंड टेक पे चलती है, मगर अगर हम देखें गिव एंड टेक हमारा यूएसए के साथ भी है, फिर भी यूएसए पाकिस्तान का छोड़ो किसी का सगा नहीं है, रशिया फिर भी सगा है। और ये सब शुरू होता है इस टाइम से जब पाकिस्तान यूएस लेड अलायंस को ज्वाइन करता है और इंडिया नहीं ज्वाइन करता। Therefore, there was a considerable unease in Indo-US relations. इसी वजह से 1950s में इंडो यूएस के रिलेशन बहुत ख़राब होने लगे और यूएस को ये भी दिक्कत थी कि तुम रशिया के साथ बहुत जुड़ रहे हो, जब वो अटैक करता है उसको कंडेम नहीं कर रहे, तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। यू हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया। दिस पॉलिसी एम्फसाइज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। कह रहे हैं कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे हमने प्लान डेवलपमेंट की तरफ गए, कि जो बड़ी बड़ी रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको स्टेट कंट्रोल करेंगी। और इसी के लिए इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेसिकली कहता है कि जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्यों ना उसे हमारे देश में ही बना ले, जो बन सकती है। क्यों इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज डालोगे, इससे बड़ी हमारे देश में प्रोड्यूस करो, एम्प्लॉयमेंट भी आएगी और हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी बच जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को हमने फोकस किया था। द एम्फसिस ऑन डेवलपिंग अ रिसोर्स बेस ऑल्सो मेंट दैट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ वॉज लिमिटेड। इसी वजह से हम ज़्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि अभी हम अपने देश की इंटरनल डिमांड्स को फुलफिल कर रहे थे और अभी हम एक्सटर्नल डिमांड को केटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाए और हमारा बाकी देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था। समझ गए? Did we have more power, recognition, power in the world when we were younger, poor and more vulnerable than us? कह रहा है कि जब हमारा देश गरीब था, पुअर था और वल्नरेबल था अटैक्स के, तब हमारी इंटरनेशनल लेवल पे इतनी ताकत थी और आज इतनी ताकत नहीं है शायद। एफ्रो एशियन यूनिटी इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनना। Yet, given its size, location and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs, and especially in Asian affairs. His era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. हमारे साइज को देख के हमारी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, हमारे देश की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। हमारा देश इंडियन ओशन में लाई करता है और ये मलाक्का स्ट्रेट के पास पड़ता है, तो किसी भी देश की जो मेजर ट्रेड होती है उसको हमारे देश के पास से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, तो नेहरू जी ने ये कहा कि क्यों ना न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइज एशिया और अफ्रीका के टाइज अच्छे क्रिएट किए जाए। तो 1940s 1950s ने नेहरू जी ने बहुत कोशिश करी कि इंडिया एशिया यूनिटी और अफ्रीकन यूनिटी बनाई जाए। तो उन्हीं की लीडरशिप के अंदर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई। कब? मार्च 1947 में। चीज़ याद रखना, 3 बार इंटरलाइन कर लिया तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट है, 4 बार ही करता हूँ। एशियन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, एशियन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947, आज़ादी से पहले किसकी लीडरशिप में? नेहरू जी की लीडरशिप में। 5 months ahead of attaining its independence, वही चीज़। India made earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle. अब इंडिया ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए बात करी डच से, नीदरलैंड से, कि इनको आज़ाद कर दो आप। ठीक है, और इसीलिए 1949 के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी रखी गई।
डच से इंडोनेशिया की आज़ादी। हम तो आज़ाद हो गए, अब हम बाकी देशों की आज़ादी का जिम्मा उठाए बैठे थे। इंडिया ने रेसिज्म को अपोज किया अपार्थाइड में, मतलब स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ये क्वेश्चन आ जाएगा सीयूटी में पक्का। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग में हुई 1955 में। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग में हुई 1955 में, टू मार्क देयर इंडिपेंडेंस। इसी पीरियड में उनकी इंडिपेंडेंस हुई थी, और इसको हम क्या कहते हैं? बैंडंग कॉन्फ्रेंस। एंड मार्क द जिनिथ ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन अफ्रीकन नेशन। बैंडंग कॉन्फ्रेंस लेटर जाके नैम की स्टैब्लिशमेंट में सहायक बनता है, और फर्स्ट नैम समिट कब होते हैं? सितंबर 1961 में, और नेहरू उसके को फाउंडर होते हैं। अब ये पैराग्राफ में मैंने बहुत फैक्ट्स बताए, समझाया नहीं है, समझा देता हूँ। अब इंडिया को रियलाइज़ हुआ 1940s-50s में कि हमारा साइज लोकेशन बहुत ही इम्पैक्टफुल है, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे पावर बहुत है। तो नेहरू जी चले जाते हैं एशिया और अफ्रीका के डिफरेंट नेशंस के पास अपने अच्छे रिलेशन बनाने, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस रखी मार्च 1947 के अंदर। अब सेकेंड स्टेप जो हमने लिया वो था कि इंडोनेशिया के ऊपर उस टाइम पे डच यानी नीदरलैंड का कंट्रोल था, तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस रखी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी 1949 में, 2 साल बाद आज़ादी के, कि इंडोनेशिया को आज़ाद कराया जाए, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम करते थे वो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको अपोज करते थे, कि तुम किसी को रंग के बेस पे कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। फर्स्ट जो मेजर कॉन्फ्रेंस थी वो थी इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग में 1955, जिसको हम बोलते हैं बैंडंग कॉन्फ्रेंस, जिसकी वजह से लेटर हमारा नैम इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और फर्स्ट नैम समिट हुई 1961 बेलग्रेड में। क्लियर है? बेलग्रेड में कौन सी समिट हुई, कब हुई, ये याद रखना। 1955 में कौन सी समिट हुई जिसकी वजह से नैम बना, वो याद रखना। और नेहरू जी क्या थे? को फाउंडर थे नैम के। इस पैराग्राफ में से पक्का 99% एक क्वेश्चन आएगा सीयूटी में। डिड वी हैव मोर रिकॉग्निशन पावर? ये तो हो गया। A country without material, men or money, the three means of power, is now fast coming to be recognized as the biggest moral power in the civilized world. Her word listened to with respect in the councils of the great. सी राजगोपालाचारी एडविना माउंटबेटन जी की वाइफ को लिखते हैं कि एक ऐसा देश जिसके पास मटेरियल नहीं है, मैन नहीं है, मनी नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक मोरल पावर बनता जा रहा है, और उसकी बात अमीर देशों के बीच में सुनी जा रही है। अभी पता नहीं किस कंटेक्स्ट में दे रखा है, बुराई कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, समझ नहीं आता इसके अंदर। कब लिखा था? 1951। यहां से हम कल डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।